हम लेके आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री होती है। तो मैं आज साइंस का क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि साइंस से आई कैसे है। ठीक है, अब साइंस का क्लासिफिकेशन बताया जा चुका है और केमिस्ट्री इस नेचुरल साइंस का एक पार्ट है। केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ नेचुरल साइंस और यही हमारा सब्जेक्ट है। अगर इस केमिस्ट्री को डिफाइन किया जाए तो इस केमिस्ट्री को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर एंड इट्स चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि केमिस्ट्री एक भौतिक रसायन की वह शाखा है या भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम पदार्थों का, उसके संगठन का एवं उसके गुणों का तथा आपस में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में एक मैंने शब्द बोला है मैटर। मैटर का अध्ययन तथा मैटर का संगठन है, स्ट्रक्चर है, कैसे बना है उसका अध्ययन। मैटर की जितनी भी प्रॉपर्टी है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, किसी दूसरे के साथ क्रिया करना, इन सभी का अध्ययन हम रसायन विज्ञान के अंदर करेंगे। ठीक है, रसायन विज्ञान। ठीक है, तो बेटा रसायन विज्ञान में सबसे अहम हिस्सा रखता है वो है खुदम खुद मैटर। क्या है? मैटर। इसे हम हिंदी में द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य। तो आज हम द्रव्य का क्लासिफिकेशन ब्रॉड रूप से पढ़ेंगे, जो आपने अपनी क्लासों में शायद नहीं पढ़ा होगा, और कोशिश कर सकते हैं कि आप किताबों से पढ़ने की कोशिश करें। और इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको द्रव्य का जितना भी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाइड किया गया है, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैटर आपका टॉपिक क्या है बेटा? मैटर। इसका क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है बेटा, तो मैटर पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ। अब जितने भी इसके क्लासिफिकेशन के आधार पर नाम रखे गए हैं उन सभी की परिभाषा मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन करते हैं वन वर्ड करके, वन बाय वन। उसके बाद आपको प्रत्येक वर्ड की डेफिनेशन बताई जाएगी। ठीक है, वैसे तो आपको पता होगा मैटर को अगर कहना चाहो तो सेंस ऑर्गन के द्वारा जो भी हमें महसूस होता है, फील होता है, जो भी हम देख सकते हैं उसे मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो मैटर का क्लासिफिकेशन दो ब्रांचेस पे किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन है वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन, और आपका जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन है? केमिकल क्लासिफिकेशन। इसको मैं अभी कराऊंगा। पहले आप समझते हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। भौतिकी के आधार पर किया गया पदार्थों का वर्गीकरण फिजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे है, क्या है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। उन तीन अवस्थाओं के आधार पर इस पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। तो आपको मैं बताता हूँ पदार्थ का वर्गीकरण। तो आपको इसमें क्या नहीं करना, दो करो, अभी क्या करो? दो। ठीक है, तो पहला है रिजिड। क्या है बेटा? रिजिड। रिजिड, रिजिड में होता है बेटा दृढ़। तो जो भी दृढ़ पदार्थ होते हैं रिजिड्स, एक तो इस रिजिड्स में क्लासिफाइड किया गया है। दूसरा क्या है बेटा? बहने के आधार पर किया गया है। जो बहते नहीं है उन्हें रिजिड्स बोलते हैं, और जो बहते हैं उन्हें फ्लूइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स। ठीक है बेटा, फ्लूइड्स में होता है तरल। एक तो तरल पदार्थ में इसे क्लासिफाई, और एक दृढ़ पदार्थ में इसे क्लासिफाइड किया गया है फिजिकल क्लासिफिकेशन। किसका? मैटर का। अब रिजिड्स को भी बांटा गया है सॉलिड स्टेट में। सॉलिड जो भी होते हैं ठोस पदार्थ, उन्हें सॉलिड में रखा गया है। ठीक है बेटा, इसके बाद फ्लूइड्स को बहने के आधार पे, उसकी अवस्था के आधार पे, आकृति के आधार पे दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर वन लिक्विड,
इसे क्या बोलते हैं, द्रव। देखो बेटा, द्रव और द्रव्य में अंतर है। पदार्थ का दूसरा नाम भी क्या है, द्रव्य है। पदार्थ का दूसरा नाम है द्रव्य। तो द्रव्य जो है वो द्रव में अलग अलग है। क्या है कि द्रव जो है वो द्रव्य का एक भाग है, ठीक है। लिक्विड्स इज द पार्ट ऑफ ए मैटर। तो द्रव्य और द्रव में अंतर तुम्हें समझना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। देखो आगे, तो सॉलिड है। अब इसके बाद लिक्विड हो गया, इसके बाद हो गया गैस। बहने के आधार पर इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, लिक्विड्स एंड गैसेस। गैस में तीन आ जाती हैं गैस अवस्था में। एक तो गैस खुद है, और एक वाष्प है। क्या है बेटा, वाष्प। एक क्या है, भाप। गैस, वेपर, ये क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। अब बेटा ठोस का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ठोस का क्लासिफिकेशन उसकी पार्टिकल्स के आधार पर करते हैं, कणों की अवस्था के आधार पर, ठीक है। पार्टिकल्स के आधार पर ठोस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर वन, क्रिस्टलन ठोस। क्रिस्टलन सॉलिड। में बोलना चाहो तो क्रिस्टलीय ठोस। और अगला है एमोर्फस। इसे बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। क्या, ये है आपका क्लासिफिकेशन ठोस का। ये किसके आधार पे, पार्टिकल्स के आधार पे। और पार्टिकल्स के अंदर लगने वाले यदि अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पे इन ठोसों का वर्गीकरण किया जाए। किनके आधार पे, इनर मॉलिक्यूलर आणविक आकर्षण बल जो होता है उसके आधार पे इसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, चार भागों में। पहला है आपका आणविक ठोस। आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर ठोस बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ठोस है वो है आपका सहसंयोजक, कोवेलेंट सॉलिड्स, ठीक है। सहसंयोजक ठोस। तीसरा ठोस है वो है आपका आयनिक ठोस, ये बेटा। और आपका चौथा ठोस है वो है धात्विक ठोस। किसके आधार पर है ये, कणों के मध्य में लगने वाले बल के आधार पे, कणों के मध्य में लगने वाले बंध के आधार पे, ठीक है। तो आणविक ठोस को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ठोस, सॉलिड। सहसंयोग को कोवेलेंट सॉलिड। इसके बाद आयनिक ठोस को आयनिक सॉलिड। डेफिनेशंस में आपको कराऊंगा, ठीक है। अधातु के बाद मेटालॉइक सॉलिड, ये है, ठीक है। और आणविक ठोस को भी तीन भागों में उनकी ध्रुवता के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया गया है। वो आपका है ध्रुवीय ठोस, ठीक है। ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके बाद अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। और लास्ट में है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, ऑन द बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अणुओं के मध्य में लगने वाले बल के आधार पर, ठीक है। सहसंयोजक बंध पाया जाता है कणों के मध्य में, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। आयनिक बंध, जो मान लो एक धनायन एक ऋणायन है, उनके मध्य में जो बॉन्ड बना होता है ना, उन्हें आयनिक बंध कहते हैं। ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, धातु और धातुओं के मध्य में पाया जाता है। इसके बाद धात्विक ठोस है, धातु में उपस्थित कणों के अंदर लगने वाले जो अंतराण्विक आकर्षण बल है उसके आधार पर इसे बांटा गया है धात्विक ठोस, ठीक है बेटा। ठीक है, तो ये ठोस का है। तो ठोस का वर्गीकरण मैंने कर दिया है। द्रव का वर्गीकरण भी आप कर सकते हो। इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्योर, प्योर लिक्विड, शुद्ध द्रव बोलते हैं। एक इम्प्योर, अशुद्ध द्रव।
एक ही पदार्थ का कोई द्रव बना होता है उसे शुद्ध द्रव बोलते हैं, और एक या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, द्रव को क्या बोलते हैं, इम्प्योर लिक्विड्स कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन है, यानी कि भौतिकी के आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। यानी कि क्लासिफिकेशन दृढ़ में किया गया है, तरल में किया गया है। दृढ़ को दो एक भाग में बांटा गया है, सॉलिड ठोस, और फ्लूइड्स को दो भागों में बांटा गया है, लिक्विड्स एंड गैसेस। गैस को तीन भागों में, गैस, वाष्प और भाप। ये क्या है बेटा, भाप, स्टीम है, ठीक है। इसके बाद द्रव को प्योर लिक्विड्स, इम्प्योर लिक्विड्स। इसके बाद आपको ठोस को बांटा गया है उनके कणों के आधार पर, कणों की अवस्था के आधार पर, स्टेट के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, क्रिस्टलन, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस। उनकी संरचना के अंदर घनी जालक कोशिका बनती है, उनके आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसके बाद सॉलिड को, ठोस को उनके कणों के मध्य में लगने वाले बलों के आधार पर उन्हें चार भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके बाद सहसंयोजक ठोस, कोवेलेंट सॉलिड। इसके बाद आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स, धात्विक ठोस, मेटालाइक सॉलिड्स, ठीक है। और जो है आपका आणविक ठोस है, इसको ध्रुवणता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस, हाइड्रोजन बंधित ठोस, ठीक है। ध्रुवण यानी कि जिनमें दो ध्रुव आगुण बनता है, ध्रुवीय ठोस, दो ध्रुव आगुण नहीं बनता है, ध्रुवीय ठोस। हाइड्रोजन बंध बनता है, उसे हाइड्रोजन बंध ठोस, ठीक है। इसको बांटा गया है। इसमें प्रत्येक शब्द जो भी आपके वर्ड है उनकी डिफाइन तुम्हें मैं बाद में कराऊंगा, पहले क्लासिफिकेशन मैटर का किस तरह से है वो बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने ये जो अभी कराया है मैटर को, वो फिजिकल क्लासिफिकेशन कराया है, यानी कि फिजिक्स के आधार पर। अब केमिकल क्लासिफिकेशन इसका भाग ये है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन भी कराया जाएगा, ठीक है। तो देखो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, समझना बेटा है, ये क्लासिफाइड तुम्हें कराया जा रहा है, ये बुक्स में कई बुक्सों का संग्रह है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ मैनी बुक्स। तो आपको देखना है, बुक्स को भी पढ़ना है और देखना है कौन सी चीज कहाँ पर है, ठीक है। अब देखो बेटा, केमिकल क्लासिफिकेशन में जो मैटर है ना, मैटर, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में। तो देखो दो भागों में डिवाइड किया गया, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपका पहला है, वो है तत्व, एलिमेंट। समान परमाणुओं से जो बना होता है वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है दूसरा, यौगिक। यौगिक आपका बना हुआ है कंपाउंड्स, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं यौगिक को कंपाउंड्स। यौगिक आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो प्रकार। लेकिन इससे पहले तुम्हें क्या करना है, समझो पहले, तो दो भागों में डिवाइड करो बेटा। पहला करो शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर, प्योर मैटर। इसके बाद सेकंड करो इम्प्योर मैटर, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, क्या बोलोगे, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, ठीक है बेटा। ये हो गए, ठीक है। इसको मिक्सचर भी बोल सकते हैं, इम्प्योर मैटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, मिक्सचर। तो केमिस्ट्री के यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, पदार्थों का केमिकल क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्योर मैटर्स और मिक्सचर्स। इन दो भागों में इस पदार्थ को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। अब शुद्ध पदार्थ को कितने डिवाइडों में किया गया है, भागों में किया गया है। अशुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, ये सब जानने के लिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, शुद्ध पदार्थ, पहले अशुद्ध पदार्थ समझ लो। अशुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 समांगी मिश्रण को, तो पहला है समांगी मिश्रण, दूसरा कौन सा है, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या बेटा, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर।
समांगी मिश्रण, हेट्रोजीनस मिश्रण, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है बेटा। अब बात आती है समांगी मिश्रण की, तो समांगी मिश्रण को ही सेकंड लैंग्वेज में सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन। विलयन को केमिस्ट्री के आधार पे, पृष्ठ रसायन के आधार पे तीन भागों में बांटा गया है। किसके कितने भागों में? तीन भागों में। नंबर 1 आता है वास्तविक विलयन। कौन सा विलयन है? वास्तविक विलयन। देखो बेटा, दोबारा करते हैं, ये मिट गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन। कितने भागों में बांटा था हमने? दो भागों में। नंबर 1 प्योर मैटर। अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करते जाना, वीडियो को पॉज कर लेना। प्योर मैटर या मिक्सचर, इसको दो भागों में बांटा गया है। होमोजीनस में मैं पहले लिखा चुका हूं, होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। मैंने अभी बताया कि होमोजीनस मिक्सचर जो समांगी मिश्रण होता है उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? विलयन। किया गया है तीन भागों में। तो पहला भाग है आपका वास्तविक विलयन। क्या है? वास्तविक विलयन। हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। बेटा जितना भी मैंने तुम्हें क्लासिफाइड कराया है, जितने वर्डों में आपको देता रहूंगा। ठीक है, तो वास्तविक विलयन। अगला है आपका कोलॉइड विलयन। कौन सा है बेटा? कोलॉइडी विलयन, यानी कि कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है। तीसरा है आपका निलंबन। ठीक है, यानी कि इस विलयन को इसके जो विलय के कण होते हैं उसके आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, निलंबन को क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। ठीक है, द सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेस्ड ऑन द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जो विलयन होता है उन विलयन के जो विलय के कण होते हैं उसके आधार पर इस सॉल्यूशन को तीन भागों में बांटा गया है, पृष्ठ रसायन के आधार पर। तो पहला सॉल्यूशन क्या था? मैंने बताया वास्तविक विलयन। ट्रू सॉल्यूशन यानी कि कणों के आकार पर, जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कितना होता है? कम होता है। इन विलयन में उपस्थित विलय के कणों का आकार जब 1 नैनोमीटर से कम हो ना, तो उस विलयन को क्या बोलते हैं? वास्तविक विलयन कहते हैं। और इस विलयन को देखने के लिए, इसमें जो विलय के कण है उसको हम नग्न आंखों से या किसी भी सूक्ष्मदर्शी वगैरह से हम नहीं देख सकते। ठीक है, कोलॉइड विलयन क्या होते हैं? जिनका आकार 1 नैनो से लेकर के 200 नैनोमीटर के बीच में होता है, वो कोलॉइड विलयन के कण माने जाते हैं। कोलॉइड विलय के कण। ठीक है, और इनको हम सूक्ष्मदर्शी वगैरह से देख सकते हैं। ठीक है, जिनका आकार अधिक है 200 नैनोमीटर से, जिनका आकार कैसा है? अधिक है आकार। जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम है। ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूं। जिनका आकार 200 नैनोमीटर से कैसा है? अधिक है, वो किस में आते हैं? निलंबन, सस्पेंशन के अंदर आते हैं। हाँ, यानी कि विलय के कणों के आधार पर इनको बांटा गया है कि विलय के कण कितने होते हैं, और हमें देखने के लिए कितना आकार होना चाहिए। मान लो हमारी जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, उस तरंग दैर्घ्य का अगर आधा आधी लंबाई की कोई वस्तु है, लंबाई चौड़ाई की, तो वो वस्तु हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अब बेटा इसके बाद आती है
प्योर मैटर्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? प्योर मैटर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है तत्व, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं आप अपनी भाषा में? एलिमेंट्स, ठीक है, और एक है कंपाउंड, जिसे बोलते हैं आप यौगिक, ठीक है बेटा, कंपाउंड, यौगिक। तो अब इसको पहले कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो पहला कंपाउंड आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड वे कंपाउंड जिनमें सामान्यतः कार्बन पाए जाते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं सामान्यतः, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं जिनमें कार्बनिक कंपाउंड में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इसे बोलते हैं कार्बनिक, इसे क्या बोलते हैं? अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिकों में कंपाउंड को डिवाइड किया गया है। अब देखो तत्व की बात करते हैं। तत्व अपने आप में बहुत बड़ा ब्रॉड रूप रखता है बेटा। इसका क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको समझना है कि तत्व को क्लासिफाइड किसके आधार पर किया जा रहा है, ठीक है। तो पहला तत्व को क्लासिफाइड करते हैं प्राप्ति के आधार पर कि ये मिले कैसे हैं। एक तो नेचुरल तरीके से मिले हैं, प्राकृतिक रूप से, एक सिंथेटिक तरीके से इन्हें संश्लेषित किया गया है, जिसे आप कृत्रिम रूप से बोलते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट, ठीक है। तो इसे बोल सकते हैं नेचुरल एलिमेंट और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक एलिमेंट, क्या बेटा, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अब नेचुरल एलिमेंट आपकी पूरी जो पीरियोडिक टेबल में है उसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं? हाउ मेनी टोटल एलिमेंट इन योर पीरियोडिक टेबल? तो देयर आर 118 एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल। कितने हैं आपके? 1 से 18 तत्व हैं। तो 1 से 18 92 तत्व, एक तत्व और माना जाता है 93 तत्व, ठीक है। तो 93 तत्व आपको प्रकृति से प्राप्त है। कितने तत्व? 93 तत्व जो नेचुरल हमें प्राप्त हुए। 93 के बाद आपके जो, मान लो अगर 92 है तो 26 बचे, और 118 में से 92 के 26, और अगर 93 तो 25 बचे। 26 या 25 एलिमेंट आर्टिफिशियल तौर पे बनाए गए हैं, उनके ग्रहों के नाम के आधार पर, जहाँ से उनकी प्राप्ति हुई उनके आधार पर, उनके संगठन के आधार पर, कैसे क्या रिएक्शन करते हैं उसके आधार पर सिंथेटिक एलिमेंट को बांटा गया है। तो इनको 2 भागों में, नेचुरल एलिमेंट और आर्टिफिशियल एलिमेंट। अब इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बांटा गया, ठीक है। तो अगला करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो एलिमेंट, तो इसको बांटा गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 3 भागों में। कितने भागों में बेटा? 3 भागों में। एक तो धातु, धातु इसे क्या बोलते हैं? मेटल, मेटल्स, ठीक है। और एक है दूसरी अधातु, इसे क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता के आधार पर भी इन्हें बांटा जा सकता है, ठीक है। धातु किसे कहते हैं? जो मान लो जिनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? धातु। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद अगला है आपका उपधातु। मेटल ऑर्ड्स बोल दो या सब मेटल बोल दो, ठीक है। इन 3 के आधार पर इन्हें क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। अब ये तीनों केवल एक तत्व के लिए है, ओनली वन एलिमेंट, केवल एक तत्व के बारे में। या तो वो धातु होगा एक तत्व, या वो अधातु होगा एक तत्व, या वो पदातु होगा। मान लो 2 तत्व आ जाएं तो उनको क्लासिफाइड करने के लिए वन मोर ऑन द बेसिस ऑन वन मोर एलिमेंट, ठीक है। इसके आधार पे अगर 2 से अधिक एलिमेंट हुए तो आपने सुना होगा, समस्थानिक तत्व किन्हें कहते हैं, संभारिक तत्व किन्हें कहते हैं। तो वो वन मोर एलिमेंट्स के लिए लागू होता है, उसका क्लासिफाइड वन मोर एलिमेंट के लिए किया जाता है। तो आपको ये धातु याद रखना है, धातु याद रखना है एक तत्व के लिए, और उपधातु आपकी पीरियोडिक टेबल में यही है।
इन्हीं में से आपको कुछ तत्व गैस ठोस अवस्था में मिलेंगे, कुछ तत्व द्रव अवस्था में मिलेंगे और कुछ तो गैस अवस्था में मिलेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, वन मोर एलिमेंट पे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे और उसकी प्रवृत्ति के आधार पे कि वो किस अवस्था में रहना चाहते हैं, किसके साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब आता है वन मोर एलिमेंट। तो आपका पहला आता है समस्थानिक तत्व। देखो परिभाषा तो मैं आपको वन बाई वन बताता रहूंगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो वन मोर एलिमेंट क्या है, पहला है आपका मान लो समस्थानिक तत्व। समस्थानिक तत्व आइसोटॉप्स। टॉप्स क्या है, समस्थानिक तत्व। वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है परंतु समभारिक यानी कि समान परमाणु भार समान नहीं होता है। वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु भार समान नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक तत्व। डिफाइन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, अगला आता है समभारिक तत्व। समभारिक तत्व जिन्हें बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। इसके बाद आता है सम न्यूट्रॉनिक तत्व के बारे में आप जानते होंगे। उसमें हमने क्या किया था, ठीक है, उसमें हमने क्या किया था कि वे तत्व जिनके समस्थानिक यानी कि स्थान यानी कि परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें आइसोटॉप्स कहते हैं। दो या दो से अधिक, मैंने बताया ऊपर, वन मोर एलिमेंट, ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु परमाणु भार कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें समस्थानिक तत्व कहते हैं। और वे तत्व जिनका परमाणु भार तो समान होता है परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, उन्हें समभारिक तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु के नाभिक के अंदर, देखो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं, सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। तो ऐसे तत्व कौन से तत्व, ऐसे तत्व जिनके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक तत्व कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व, वे दो या दो से अधिक तत्व जिनमें परमाणु में नाभिक के बाहर लगाने वाले चक्कर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लगाने वाले चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिन तत्वों में समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट तत्व कहते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद सम प्रोटोनिक, सम प्रोटोनिक तत्व, वे तत्व जिनमें उपस्थित परमाणु के नाभिक में प्रोटोनों की संख्या समान होती है उन्हें सम प्रोटोनिक तत्व कहते हैं। ठीक है, वेरी इजी है, इनकी जो लैंग्वेज है बहुत ही इजी है और इनको डिफाइन भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है वन बाई वन, अपनी अपनी बुक्स में पढ़ना और मैं भी आपको परिभाषा समय पर देता रहूंगा। ठीक है, सम प्रोटोनिक तत्व इसे बोलते हैं आइसोप्रोटोनिक्स। अगला आता है आइसो, आइसो नहीं 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 आइसो नहीं, चलो आइसो, आइसो डाइफियरस बोलते हैं, नी में भी यही बोलते हैं, सम डाइफियरस। यानी कि वे तत्व जिनमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, वे दो या दो से अधिक जिनमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर समान हो, कैसा हो, इक्वल हो। दो या दो से अधिक एलिमेंट जिनमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों की संख्या कैसी हो, समान हो, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा, आइसोफियरस एलिमेंट बोलते हैं। अब उसकी मान लो जिसकी संरचना समान है उसे बोलते हैं सो स्टॉप्स। तो जिनकी संरचना भी समान है, परमाणु जो भी परमाणु जो भी भार होता है वो भी समान है, परमाणु संरचना भी समान है, परमाणु का संगठन है वो भी समान है, उन्हें बोलते हैं आइसोस्टॉप्स। देखो आइसोटॉप्स और आइसोस्टॉप्स में अंतर है बेटा, समझ लेना। ठीक है, तो इनको बांटा गया है दो या दो से अधिक एलिमेंट के आधार पर। मैंने ये तत्व का, केवल तत्व का डिफाइन किया है, किसका, केवल तत्व का, ओनली एलिमेंट। ठीक है, अब तत्व को समझना है तो आपको पीरियोडिक टेबल पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल मैंने बताया तत्व मिलकर किससे मिलकर बना होता है, इक्वल परमाणुओं से, इक्वल एटम से। ठीक है,
अगर एटम इक्वल नहीं होंगे तो वो तत्व नहीं बनेगा। इक्वल एटम, और एटम तो तुम जानते हो किससे बना होता है, मूल कणों से, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। और ये किससे मिलकर बने होते हैं, जो सूक्ष्म कण होता है क्वार्क से, किस करके, क्वार्क से, ठीक है। तो ये है, तो ऐसे करके इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। जो भी पदार्थ है, पदार्थ का जितना भी सूक्ष्मतम रूप है, उन सभी को मैंने क्लासिफाइड कर दिया है, ठीक है। आप अपनी अपनी कॉपी पे ऐसे नोट कर लेना और याद भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि कॉपी पे छपा हो या ना हो, लेकिन दिमाग में छपा होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये, आपके दिमाग में छपा होना, ठीक है। अब इससे आगे हम आपको लेके आएंगे कल, तो आपको क्या करना है, ये सभी लिखना है, और आगे चल के अपनी जो वीडियो है वीके डिजिटल क्लासेस पे जितनी भी वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, और कहना है कि वो सब्सक्राइब करें, जिससे आप और आपके मित्र जितने भी हैं इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, ज्ञान मिल सके तुम्हें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।